द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को कर रहे सभी अभ्यर्थी हमारे साथ फटाफट जुड़ जाएं और अन्य साथियों को वीडियो शेयर कर दें, जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग जो 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला पोर्शन आपका हिंदी का है, पहला, और दूसरा ये पद्यांश से लिया गया है। ये पद्यांश है आपका, यहाँ से पढ़ना है। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, यहाँ से पढ़ना है और सभी पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। और इससे आपको क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते रहना है। तो उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोक कर पॉज कर आराम से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कैसी करालता क्या लाघव, कैसा पौरुष कैसा प्रहार। इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? अलंकार बताना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपका ये सारे जो हैं जो अलंकार है, इसमें अलंकार आपका विप्सा अलंकार का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। श्री कृष्ण का जो गुण वचन है वो कैसा है, किस प्रकार से इनका गुण वचन है। जैसे कर्ण को हराना असंभव है, कर्ण को युद्ध से विमुख करना आवश्यक है, कर्ण सारी सेना पर टूट पड़ा है, या फिर कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए, कमेंट करके आंसर आप लोग बताते रहिए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है, यही श्री कृष्ण का गुण वचन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए तो बताइए आप लोग कौन सा आज्ञा अर्थक जो वाक्य है वो है इसमें। जैसे सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ाना जरूरी है, या फिर उन्हें बाज़ार जाना चाहिए। माफ़ कीजिए, यहाँ पे लिखा है तुम्हें बाज़ार जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अभिषेक पुस्तक लाओ, यानी कि यहाँ पे आज्ञा की जो है दिया जा रहा है कि पुस्तक लेकर आओ। क्लियर। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इच्छा है, आवाहन है, श्रृंगार है, या फिर प्रत्यूष है। प्रश्न अच्छा है, शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है और कमेंट करके आप लोग को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर शुद्ध जो है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, प्रत्यूष बिल्कुल सही ऑप्शन, बाकी सभी गलत है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं और उसको उस समूह को ढूंढना है। जैसे पहला ऑप्शन है अमीर गरीब समूह मिठास, बी ऑप्शन है जवानी खटास पुस्तक गंगा, फिर सी ऑप्शन में है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति, डी ऑप्शन में है धैर्य चालाकी उदासी सूर। इसमें आप लोग को जो शब्द समूह भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है उस ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति जो है ये भाववाचक संज्ञा शब्द के समूह हैं। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ छठे नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे भारत जो संज्ञा लिखा है, संज्ञा से विशेषण बनाता है तो क्या बन जाएगा, यानी भारत का विशेषण क्या बनेगा ये बताना है। भरता, भरता, या फिर भारती, या फिर भारती। छठे का ऑप्शन नंबर सी, तो माफ़ कीजिए डी बिल्कुल सही, भारत से भारतीय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो सी बिल्कुल सही। यहाँ पे कदाचित ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने उत्तर को भी लिखते रहें, बिल्कुल सुना नहीं पड़े। और वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले। साथ साथ क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते रहें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आठवें का जिसमें पूछा गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो, सो, कोई, कौन। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का मतलब जिसमें प्रश्न किया जाए उस प्रकार का शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी, कौन, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, दंत वर्ण कौन सा होता है। दंत वर्ण कौन से होते हैं। तो दंत वर्ण जो है
ये आपके सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सा जो है ये दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो बी बिल्कुल सही। यहाँ पे अहिंसा जो शब्द लिखा है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। बाकी सभी अलग जो है या पुरुष पुल्लिंग शब्द हैं, बट यहाँ पे अहिंसा जो लिखा गया है ये स्त्रीलिंग का है। क्लियर? चलिए, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अस्कंध का तद्भव शब्द कौन सा है? अस्कंध का तद्भव शब्द कौन सा है? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, स्कंद का तद्भव जो होगा वो कंधा हो जाएगा। ये स्कंद तत्सम शब्द है। क्लियर? चलिए, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, निहत्था में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? नि से उपसर्ग है, निर है या फिर नी है या फिर ना है? 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे नी शब्द जो लगा है ये उपसर्ग है, बाकी हत्था में नी जुड़कर निहत्था हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है, राम आम खाता है में कौन सा रूप है? यानी कि वाच्य का रूप बताना है। कर्मवाच्य है या फिर कृतवाच्य है, भाववाच्य है या फिर उभयवाच्य है? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, राम आम खाता है कृतिवाच्य का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय है या फिर बहुब्रीय है, तत्पुरुष है, द्विगु है? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर कमेंट करके आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। 10 मुख अर्थात यहाँ पे रावण की बात किया गया है, तो यहाँ पे बहुब्रीय समास का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? जिसमें दोनों पद का कोई अर्थ न होकर के तीसरे पद का अर्थ होता है वो बहुब्रीय समास का उदाहरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उल्लेख अलंकार होता है जहाँ पर वस्तु का क्या हो? अनेक प्रकार से उल्लेख हो, एक प्रकार से उल्लेख हो, उल्लेख ही ना हो या फिर उल्लेख किया जाना कठिन हो। बात करते हैं उल्लेख अलंकार की। तो उल्लेख अलंकार के अंतर जहाँ पर अनेक प्रकार से किसी भी वस्तु कर जहाँ पर अनेक प्रकार से उल्लेख होता है वो उल्लेख अलंकार का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, आज्ञा लिखा है, और इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। चलिए बताइए, आप लोग पहले ऑप्शन पढ़िए। जैसे ऑप्शन के रूप में आपका ABCD लिखा है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या फिर जो जानता भी हो और ना भी जानता हो। ये तो आज्ञा का अर्थ होता है यहाँ पे जो कुछ भी ना जानता हो उसे आज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ होता है, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ होता है। और अज्ञ का मतलब जो कुछ भी ना जानता हो। तो मैंने क्लियर कर दिया, तीनों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको चिन्ह पहचानना है। जो निर्देशक चिन्ह का उदाहरण, मतलब निर्देशक चिन्ह किस प्रकार से बनता है, यहाँ पे ऑप्शन आपका लिखा गया है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले में क्वेश्चन मार्क लगा है, दूसरे में ये पूर्ण विराम लगा है, और तीसरे में इस प्रकार से लगा है, और नेक्स्ट ये योजक का चिन्ह है। तो यहाँ पे कौन सा निर्देशक, अच्छा ये योजक जो है यही निर्देशक है, ये योजक नहीं है, योजक छोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ये निर्देशक का चिन्ह होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जो आश्रय की वह शारीरिक चेष्टा हो उसी को अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बीसल देव, माफ कीजिए, बीसल देव रासों के रचयिता कौन हैं? बीसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल्ला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? और बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार की। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है इसका आंसर।
तो यहाँ पे ये आर्यकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का आने लगा। यहाँ पे चंद्रवर दाई इसके लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला पोर्शन आपका इंग्लिश का है। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन आपको लेना है। सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन लेने से पहले यहाँ पे पोएट्री लिखी गई है। यहाँ अराउंड द डे से लिखना है, नहीं पढ़ना है। और ये यहाँ 3 लाइन का ये पोएट्री है, इसको पढ़िए। और 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। यहाँ पे जो ये शब्द लिखा गया है WREAC के, इसका आपको सिनोनिम बताना है। 21 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे RUIN बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुइटेबल कंजक्शन को फिल करना है। कौन सा कंजक्शन सबसे सही हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नाइदर ही बिलीव्स नाइदर इन कम्युनिज्म नॉर इन कैपिटलिज्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल प्रेडिकेट का ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो लिखा गया है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। इसमें आपको ही डिमांडेड थॉट इन क्योर इंक्वायरी थॉट, ये तो यहाँ पे थॉट क्या है ये बताना है। चलिए बताइए, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। तो ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये थॉट क्या है, क्या हो रहा है, एडजेक्टिव है। क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को जो आर्टिकल सही भरा जाएगा वो कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। यदि कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा तो नो आर्टिकल, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पे द भरा जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। क्लियर, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ 26 यहाँ पे कंपनी हेंसन है ये, यानी पैराग्राफ पैसेज है, यहाँ से पढ़ना है। इन 776 BC यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको पढ़ते रहना है, पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। उम्मीद है कि इसको भी पढ़ लिए होंगे आप लोग, और नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी थोड़ा से है, इसको भी देख लीजिएगा। साथ साथ इसी के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 26 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि पहला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये बताना है। माउंट ओलंपस या फिर ग्रीक, या इन दोनों के जो स्थान पर। 26 का नंबर ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये माउंट ओलंपस जो है यहीं पे हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा कौन सा सही है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसको चूज करना है। चलिए बताइए ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, द ऑल दीज मेन आर जेंटल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको फील करना है सही जो है कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे 28 नंबर का बी अंडर बिल्कुल सही ऑप्शन। द रिवर फ्लोज अंडर द जो है ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के साथ 29 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बड़े हैं बट कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है पहला ऑप्शन, बहरहाल यहाँ पे 2 ही पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि पहला ही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे जो सुइटेबल पर सफिक्स है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला पोर्शन जो है ये संस्कृत का है। संस्कृत के 10 प्रश्नों को हम केवल ऑप्शन बताएंगे, आप लोग हमारे ऑप्शन के साथ अपने उत्तर को मिलान करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही बनते हैं। तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए यहाँ पे जो क्षीरम लिखा गया था इसका पर्यायवाची शब्द बताना था, तो दुग्धम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है। ये सेंटेंस लिखा गया है संस्कृत में, ये सेंटेंस है यानी वाक्य है। ये किस
कहाँ से इस मतलब इस सूक्ति जो लिखी है, संस्कृत का जो सेंटेंस लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है शासन उग्रता से नहीं चलता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है पा धातु लड़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला अपिवत्ता बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है वाह प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 11 प्रकार के वाह प्रयत्न होते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट है ज्ञातवा पद में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय इसका जो है वो कत्वा प्रत्यय यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 36 नंबर में यहाँ पे हेतु के उपयोग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे षष्ठी जो विभक्ति का उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट मनुश्रेष्ठ पद में कौन सा समास है। 37 नंबर का ऑप्शन है पहला ऑप्शन सप्तमी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है तट्टिका पद का संधि विच्छेद क्या होता है। तट्टिका पद का संधि विच्छेद क्या होता है। तत् प्लस टिका, इसका अगर बात करते हैं संधि विच्छेद का तो तत् प्लस टिका यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है अधिहरी में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर नहीं लिख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखेंगे तो आपको ऑप्शन या क्वेश्चन के उत्तर बिल्कुल कंफर्स्ट होते चलेंगे। तो आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप बिल्कुल मार सकते हैं। और अगर ऐसे ही कहानी की तरह सुनते रहेंगे तो बहुत ही जल्द भूल जाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखते चलिए। चलिए बताइए यहाँ पे अधिहरी में उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अध ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हुआ है। और इसी के साथ नेक्स्ट है ये पंक्ति लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये पंक्ति का क्वेश्चन है, यानी कि शीर्षक जो है वो लिखित शीर्षक है, इसमें कौन सा शीर्षक सही होगा। तो डी बिल्कुल धैर्य बिल्कुल सही ऑप्शन। विज्ञान का क्वेश्चन है, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसमें पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो किस प्रकार से या कैसे होते हैं। बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं, यानी इससे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रतिबाधा यानी इम्पेडेंस जिसको कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है। प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है। ओम होता है, हेनरी होता है, टेस्ला होता है या फिर न्यूटन होता है। तो इसकी जो इकाई है यानी कि मात्रक जो है ओम होता है प्रतिबाधा की। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो सबसे अच्छा और अच्छा क्वेश्चन जो इसमें होगा वो गलघंड जिसको घेघा रोग कहा जाता है, आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और यहीं पे बात करते हैं स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। क्लियर। चल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें है कि जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब वह वर्णीकरण के किस स्तर पर स्थित होता है। वर्ग पर, कर्म पर, परिवार पर, संघ पर। वो जो होता है वो संघ पर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग एंथ्रेसाइट कहते हैं। और ये एक कोयले का प्रकार जो सबसे अच्छा कोयला है वो है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका एंथ्रेसाइट्स बिल्कुल सही होगा। और उसकी प्रसन्नता जो है वो 80 से जो है 95% तक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन अगला जो आपका है मानव जाति के सुनने की सीमा कितनी होती है, यानी कि मनुष्य के जो सुनने की सीमा होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ से ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के अंदर मनुष्य जो सुनते हैं उनकी ये रेंज होती है। यानी श्रव्य तरंगों का जो प्रास होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक नापी जाती है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है एक थायराइड हार्मोन्स के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है।
तो चलिए बताइए आंसर कौन सा सही होगा 47 नंबर का। क्वेश्चन अच्छा है। बात करते हैं थायराइड की। तो थायराइड गले में श्वास नलिका के नीचे जो गुलाबी रंग की यच आकार की ग्रंथि होती है, ये वही जो है थायराइड ग्रंथि होती है। इसमें यानी इस थायरॉक्सिन, इसमें जो क्या कहते हैं हार्मोन होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। क्लियर। और ये यहीं से स्रावित होती है। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है इस दवा में वो लेवोथायरॉक्सिन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज़ का एक जीन का गठन करती है? कौन सी वो चीज़ है जो एक जीन का गठन करती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये एक जीन का गठन करती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे लिखा गया है कि तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन, ये जो आयरन होता है उसको Fe से दर्शाते हैं, इसका सांकेतिक नाम है 26 की तुलना से अधिक होगा। मैग्नीज 25, कोबाल्ट 27, कैल्शियम 22 या फिर क्रोमियम 24। तो यहाँ 26 से ज़्यादा जो अधिक होगा वो कौन सा सही है? वो कोबाल्ट 27। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसके उदाहरण होती है? तो देखिए जब तोप का गोला, अच्छा यहाँ पे 50 नंबर का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो प्रक्षेपक गति का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं यहाँ पे गोला है और यहाँ से इस प्रकार से जब दागा जाएगा तो ये ऐसे प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर नीचे गिर जाएगा। तो ये किसका उदाहरण होगा? ये प्रक्षेप गति का उदाहरण होगा। ठीक, प्रक्षेप पथ इसको कहा जाता है, लेकिन प्रक्षेप गति का ये उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट गणित का क्वेश्चन है। गणित के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि जो भी पुराने साथी हमारे हैं वीडियो को देख रहे हैं उनको क्लियर पता है इसमें क्या होता है, कैसे होता है। बट जो नए साथी हमारे जुड़े हैं वो जान लें कि अगर इसको आप लोग को सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जा करके। उसके बाद फॉलो करने के बाद यहाँ से 150 क्वेश्चन का ये जो PDF है वो आप वहाँ से लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा हमारे सर के द्वारा मैथ की स्पेशल क्लास चल रही है, आप वहाँ से जाकर टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारा मैथ जो है टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगला पोर्शन आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है। इसमें पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की जो यामियोत्तर रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अच्छा है तो आप लोग को बताना है कि ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये जो है आपका सी महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश से ये होकर गुजरती है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि माल ए और जेड पूरक है तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें अगर ए जेड की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो ए का परिणाम क्या हो सकता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए के लिए मांग में कमी हो जाएगी। क्लियर। जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या होती है? कमी हो जाती है मांग में। क्लियर, आप लोग को पता हो गया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि आप लोग को ऐसे ही पता है जिस चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है उसको लोग कम यूज करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है वो किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसको जो है 1977 में स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक जो संबंधित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि जिस धर्म से संबंधित होगा उसी की पवित्र पुस्तक भी कहलाएगी वो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जिसको कहा गया ये लागू किया गया? तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं। तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग
प्लान को जो है लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर का 76 नंबर का ऑप्शन आपको बताना है, जिसमें पूछा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है। तो ये तो सभी को मालूम है, बहुत अच्छा प्रश्न अच्छा है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। क्लियर, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रावधान के लिए संसद में बहुत विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे विशेष बहुमत है, बहुत नहीं है। तो यहाँ पे प्रावधान कौन सा है कि संसद के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रावधान मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन करना होगा तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 78 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 1833 का चार्टर अधिनियम जो आया था उसी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ एक मिनट 78 का ऑप्शन नंबर डी 1813 का ये चार्टर एक्ट है। क्लियर, यही बताया गया होगा शायद। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ युद्ध लिखा गया है और दूसरे तरफ उसके युद्ध के सन लिखे गए हैं, किस सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया, उसको मिलान करते हैं। तो सबसे पहला बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया है ये देखना है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, इसको इससे मिलान कर दीजिए। उसी के साथ साथ बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया है वो 1757 में लड़ा गया था। अगला हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया है। तो यहाँ पे मिलान कर लिए, यानी एक का बी, दूसरे का सी और तीसरे का पहला, यानी कि बी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसके कारण वर्षा होती है। और ये वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ का होती है ये गर्मी ठंडी के मौसम में जब शीत ऋतु होता है, यानी जनवरी फरवरी का माह जो होता है उसमें ये बारिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंजाब और अपना यूपी का थोड़ा हिस्सा होता है, यहीं पे ये बारिश करते हैं। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कौशल शिक्षण का। इसमें 81 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका और किस ज़रूरत का ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे चयन करते समय जो है विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन भी नीचे है, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़िए और जवाब दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। यहाँ पे खाली स्पेस है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा जो खाली स्थान को बढ़िया से फिल कर सके अच्छे से। तो यहाँ पे उपयोगी बनाने के लिए, प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को उपयोग करना ही सबसे सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा, ध्यान दीजिए कि व्यापक शब्द और उसके बाद फिर स्पेस है के अलावा निम्नलिखित जो ऑप्शन है उसमें किसका जो है समर्थन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही होगा। इसमें जो व्यापक शब्द का समर्थन किए हैं वो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत पर
ये बल दिया गया है या इसके द्वारा समर्थित किया गया है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर। यानी कि अगर बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की में शब्द जो व्यापक है इसका जो समर्थन किया गया है वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा और उनका जो सिद्धांत है बुद्धि संरचना का सिद्धांत के तहत इसको समर्थित किया गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें समावेशी शिक्षा क्या होती है ये बताना है। बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में बालक चाहे जिस प्रकार के हों, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हों, चाहे पिछड़े बालक हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जाति धर्म में अलग अलग क्यों ना हो, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में जो विविधता का उत्सव मनाती है यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपको, पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है, यह कथन किसका है? 85 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, कैथरीन ओनकार बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? चलिए ऑप्शन को देखते हैं तो पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो डी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए अध्यापिका को, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ अध्यापक जो होते हैं स्पेशल कुछ बालकों को ज़्यादा मानते हैं और कुछ बालकों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो ये गलत बात होती है। इसमें प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो जिस प्रकार के हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2005 की जो संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? कक्षा 1 और 2 का जो मूल्यांकन होता है वो एनसीएफ 2005 के तहत किस प्रकार से होना चाहिए? तो यहाँ पे प्रेक्षण के आधार पर इसको होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, सीखने में होने वाली कमियों का जो निदान और उपचार करना होता है यही आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विकास में जो मूल्यांकन का अर्थ है वो क्या है? बिल्कुल साहू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ बताना है तो ज्ञान की क्षमता का जो मूल्यांकन होता है यही शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें जो है किसकी सलाह दी जाती है या किस प्रकार से उनको समझाया जाता है, या वो बालक जो होते हैं वो किस प्रकार के कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गहने किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम का प्रबंधन से, अधिगम के सिद्धांत से, या फिर अधिगम का मूल्यांकन से? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य और किसमें परिवर्तन है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होता है? तो ये जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जो परिवर्तन है यही किशोरावस्था, माफ़ कीजिए, यही जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच का जो है तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? चलिए विशिष्ट बालक की बात कर दिया गया यहाँ पे। ये विशिष्ट बालक चाहे जो भी हों इसमें सभी बालक आ जाएंगे, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा इसका आदर करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे,
साइजौड है, साइजौड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? यहाँ जो भी ऑप्शन लिखा गया है कोई भी सही नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी बालक इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की, तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो थॉर्नडाइक जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी, बिल्कुल लक्ष्य जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम क्या है? बालक का विकास परिणाम जो है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो अधिगम का शून्यांतरण कहलाता है, यानी कि कोई भी परिवर्तन उसमें नज़र नहीं आता है पहले के सीखे गए। जैसे मान लेते हैं कोई काम पहले आप लोग किए हैं या किया गया है और उसके बाद कोई अलग काम अगला किया जाता है तो उसमें कोई सहायता नहीं मिलती है उस काम के प्रति, तो वहाँ पे अधिगम क्या होता है? तो अधिगम का वहाँ पर शून्य अंतरण होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो विकास का अर्थ जो है यहाँ पे परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है, यही विकास का अर्थ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन सभी चारों दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, वो भी विकास के संदर्भ में। तो यहाँ पे विकास जो है उकसाने वाला, बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये बिल्कुल अच्छा, ये तो सही होना चाहिए। बात करते हैं विकास की विशेषता संदर्भ में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया है कि कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 99 में हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखेंगे और अपना राय जरूर बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यानी 100 नंबर का है, इसमें कौन सी मानसिक मंदता का विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमज़ोर होना होता है, यही आपकी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना चक्र की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन को हम केवल पढ़ेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठे, हम बता देंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी 101 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, यानी लैक्टोमीटर जो है वो तरल का विशिष्ट घनत्व जो है नहीं मापता है, यहाँ सही नहीं है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। यहाँ पे ये तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व के मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तल के भीतर की जो हलचल का अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कह सकते हैं जब भूकंप आती है तो जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? तो वो भूकंप विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस देश को दिसंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था? तो यहाँ पे सी भारत बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, भारत को ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष के चिवास सामाजिक व्यवसायी के लिए एशियाई पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला विक्रम पटेल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2016 की करंट अफेयर हैं, इसलिए इसको सिर्फ सुनते चलें। ये स्टैटिक जीके के रूप में आपकी काम करेगा, बाकी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आप लोग तो करंट अफेयर जो है नया उसको पढ़ ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसको भी थोड़ा देखते चलिए बस। ये अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाई द नाइट नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत
और तथा जो है कहाँ पे मनाया जाता है? भारत में तो मनाया जाता है, साथ साथ मिस्र में भी ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी जो अरुंदेल नृत्य के लिए रूप में माफ कीजिए नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? तो ये जो थी वो भारतनाट्यम के लिए थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 62वां, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसको अगर नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट करके रख लें। 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये आलिया भट्ट को दिया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? तो यहाँ पे बी दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनियन टेरेटरी है और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिएगा, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ की जो है पुलिस आती है। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा के रोगाणुओं की जो खोज की थी वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फिलिपो पाकिनी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो हुनर हाट प्रदर्शनी किस कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया था? 112 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे IITF नई दिल्ली 2016 में इसको प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? 113 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, मूनलाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। और अभी तक जो भी हमारे साथी नए जुड़कर हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं वो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन की घंटी रोज दबा लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो बी बिल्कुल यहाँ पे हामिद अंसारी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसे तैराकी यानी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल श्री एस प्रदीप कुमार को किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आते हैं? महारत्न कंपनियों की बात करते हैं तो भारत में पहले 10 महारत्न कंपनियां थी, लेकिन जो है वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियों हो गई हैं, यानी कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 11 हो गई है, बढ़कर एक बढ़ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनियों की सूची में नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मलेरिया फैलाने वाले जो रोगाणुओं की खोज की थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बॉब डिलन बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे इन्हीं को सम्मानित किया गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने वर्ष 2016 में डूज पुल विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल का निर्माण किया गया है और इसको खोल भी दिया गया है? इसके उपयोग के लिए खोला गया है, किस मतलब कहाँ किस देश के लिए ये जाने के लिए खोला गया है? तो उस देश का नाम है चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चीन की आवाजाही के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उज्ज्वला योजना की बात किया गया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य है LPG कनेक्शन प्रदान करना, मुफ्त में LPG जो यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर है उसको मुफ्त में कनेक्शन दिलाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बेयर के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? 122 नंबर का ऑप्शन नवाभिषेक कुमार, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्हीं को ही इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल गया है। अगला प्रश्न है, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन रही?
तो पहला अरविंद अडिगा बिल्कुल सही ऑप्शन। वाइट टाइगर के लेखक भी अरविंद अडिगा हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? वाइट टाइगर के लेखक भी अरविंद अडिगा ही हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक भी यही हैं। साथ साथ अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल, यहाँ पे नृसिंह लिखा गया है लेकिन इनका नाम नरसिंह देव है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्योंकि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि पढ़ना नहीं आता है, चलते हैं पढ़ने, तो ये कुछ एरर है, तो उसको मैं सही रूप में बताता हूँ। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 125 है, नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसके लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर बी आकाश चोपड़ा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? शॉर्ट में बात करते हैं BHU की, तो BHU की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो किया गया है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। इन्होंने 1916 में इसकी स्थापना की थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमे हुए भोजन की खोज, एक मिनट, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? ये कैसा क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, सही क्वेश्चन सही है। जमे हुए जो भोजन की खोज की है वो किसने की है? तो उनका नाम है क्लारेंस वर्ट्स-आय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, वर्ट्स-आय, क्लारेंस वर्ट्स-आय इनका नाम है। इन्होंने ही जमे हुए भोजन की खोज की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किसे पाठशाला संबंधी क्षेत्र में 2007 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बी ऑप्शन यानी विकास खन्ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 130 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य सौर सुजला योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है और इस योजना को 1 नवंबर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ये लागू किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें सोलर पंप जो है मुहैया कराना है इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको लगाइएगा, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान करिएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 216 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, यहाँ पे बाइनरी संख्या में इसको बदलना है इसको, तो यहाँ पे इसको बाइनरी संख्या में जब बदलेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको 25 को जो है काटते चले जाना है। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर शेष 1 बच जाएगा। 1 मिनट, इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से जब काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो आता है इसी को लिखा जाता है और उसके बाद फिर नीचे 2 लिख दिया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला 113 नंबर का प्रश्न, माफ़ कीजिए 113 कर हैं, 133 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीष्म काल जो है वो आर्द्रता से संबंधित है, वहीं पे शीतकाल जो संबंधित है वो कोहरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 135 नंबर का। कूट भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको जो है इस प्रकार से, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको मिलान करिएगा, लगाइएगा, देखिएगा कितने का अंतर है। वैसे ज़्यादा नहीं है तो बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, इस प्रकार से जुड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ ये शब्द जो लिखा गया है इसमें भी आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि
सूचना तकनीकी का तात्पर्य है कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका सही होगा। ट्रांसलेट करने वाला जो ऐप्स हैं वो गूगल ट्रांसलेट ऐप है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब शब्दावली में जो श्रेणी और उप श्रेणी के रूप में वेबसाइटों के एक संग्रह का अधिकतर किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वेब डायरेक्टरी में ये निर्दिष्ट किया जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन हैं। तो यहाँ पे इंटेल नामक कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मूरे और नायस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 139 1 GB में कितने MB मतलब 1 GB जो है वो कितने MB के बराबर होता है। तो वो जो है 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 140 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वीडियो वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग जो होते हैं किस में होते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होते हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 14 माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 14 नहीं है भाई, अनुच्छेद 17 है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है इस अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 14 में जो बात करते हैं वो विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है। वहीं पे 19 की बात करते हैं तो 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और 21 की बात करते हैं तो 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो यहाँ पे जो कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, चलिए क्लियर बताइए आप लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न बताना है आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेता है, परामर्शदाता है, निर्देशन करता है या इनमें से कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है विद्यालय का कार्य होता है। तो किस प्रकार से विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य जो है उपरोक्त सभी प्रकार से हो, जैसे संस्कृत का संरक्षण करना, संस्कृत का परिष्करण करना या फिर संस्कृत के नए प्रारूपों का निर्माण करना। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक अभाव पाया जाता है वो घृणा का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्योंकि अगर शिक्षक घृणा करने लगेंगे स्टूडेंट्स या विद्यार्थी से या छात्रों से तो वो जो है पढ़ाएंगे किसको, क्यों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। उद्देश्य केंद्रित का तात्पर्य यह है कि जिस टॉपिक पे वो बात करें उस पर होना चाहिए, ना कि अन्य पे। इसी के साथ अगला प्रश्न है पुरस्कार बालकों में क्या उत्तेजित करता है। तो ये अहम उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है अहम उत्तेजित कर देता है। और इसी के साथ नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 15 जो लिखा गया है वो किस मूल से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो संबंधित है वो धर्म, वंश, लिंग और जन्मस्थान से के आधार पर जो विभेद है इस पर ये संबंधित है या इस पर ये चर्चा करता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है दंड की तुलना में पुरस्कार अत्यंत प्रबल किस पर होता है। प्रेरणा पर, मौखिक प्रेरणा पर या फिर इन दोनों पर या फिर किसी पर नहीं। तो ये प्रेरणा पर अत्यधिक प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मूल्य ऐसा व्यवहार है जिसकी हम दूसरे से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। तो ये कथन किसका कथन है। निशा शर्मा का, काने का, राधा कमल मुखर्जी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल निशा शर्मा का ये कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है उपेक्षित तथा तिरस्कृत बालकों के साथ शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए
वो भी उपेक्षित और तिरस्कृत बालकों के साथ, तो यहाँ पे सलाहकार के रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ साथ अपनी राय भी जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और जो भी नए साथी हमारे जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लें। ऐसे ही साथ हमारे बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।